तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। पिछले वेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर को ऐड करने के दो रूल्स पढ़े थे। दो लॉ थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम दो वेक्टर्स को जोड़ने के दो नियम पढ़े थे, और त्रिभुज का नियम और समांतर त्रिभुज का नियम। अब यहाँ पर देखेंगे दो वेक्टर्स अगर आपको दिए गए हैं ए और बी वेक्टर्स, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए एक वेक्टर आपको दिया गया है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, और कहते हैं कि a माइनस बी आप निकालिए। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, a से b को घटाना है। ठीक है, यानी आपको निकालना, फाइंड क्या करना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये फाइंड करना है। इसकी क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल a वेक्टर जो है वो ऐसे a वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हम कोई भी मान सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। फिलहाल हमने जो है कंसेप्ट को समझने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया। मान लीजिए ए वेक्टर है, और एक वेक्टर आपको दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा बनाता है। अगर हम इसको एंगल ले लें यहाँ से, इसको हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे इसको शो करें, तो यहाँ से थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो थीटा एंगल पे एक दूसरा वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम लोग कहें बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी करना है। अगर हमें a प्लस बी करना होता तो हम क्या करते थे कि a वेक्टर हम खींचते, ड्रॉ करते थे, और a वेक्टर ड्रॉ करने के बाद क्या करते थे, इसकी टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाते थे। अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे जाते हैं, ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे जाएं तो हमें क्या करना है कि जो वेक्टर a है, a वेक्टर है, इसकी टेल से दूसरे वेक्टर को हम ड्रॉ करते थे b वेक्टर को। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते थे। ठीक, और इनके बीच का जो एंगल था वो थीटा है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट था वो क्या होता था कि एक हम यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाते थे, यानी इसके पैरेलल में एक हम यहाँ पर वेक्टर बनाते थे, ड्रॉ करते थे, और इसके पैरेलल में एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करते थे। ये वेक्टर हो गए। तो अब ये जो इसका रिजल्टेंट होता था वो ऐसे होता था, परिणामी जो होगा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ये हम लोग देख चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, और ये एंगल होता था अल्फा एंगल। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर r इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ करता था। अब आपको निकालना है, जो रिजल्टेंट निकालना है वो रिजल्टेंट निकालना है r इज इक्वल टू ए माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो a वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो a के बराबर है। ठीक है, इस पर देखिए कैप नहीं लगाया, इसके ऊपर हमने कोई वेक्टर नहीं लगाया है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि अगर हम ऐसे लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो इज इक्वल टू a है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो b के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होता था, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर r है, इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू, अगर r है तो इस r की वैल्यू हमने जो निकाली थी, अगर a प्लस बी करते हैं तो r इज इक्वल टू होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और इसका अंडर रूट निकाल देते थे। तो ये रिजल्टेंट आया था a प्लस बी के लिए। ठीक है, हमें करना है a माइनस बी, यानी घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे, कोई अलग से रूल नहीं होगा, इसी रूल के माध्यम से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। स्टार्टिंग वीडियो में हमने जो पहला वीडियो था वेक्टर्स 01, वेक्टर्स 01 में हमने कुछ जो है डेफिनेशंस वगैरह देखी थी, वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी। उसमें था इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं,
ठीक है, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखने समझने का प्रयास करेंगे कि नेगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है, कोई एक वेक्टर है p वेक्टर, ठीक है, p वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। अब इसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर अगर हम ले लें, इसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें, डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखिए वही है, जितना मैग्नीट्यूड p का था उतना ही मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का भी है। ये अननोन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड p वेक्टर के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस p वेक्टर। ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लगा हुआ है, ये वेक्टर में माइनस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो p वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड p वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसके अपोजिट होगी, यानी 180 डिग्री पर ये वेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर यहाँ इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर इसको हमें ड्रॉ करना हो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए ये है, जिस दिशा में वेक्टर काम कर रहा है उसको लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। और इस डायरेक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इतना ही रखेंगे और इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, तो ये कहेंगे माइनस p वेक्टर है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये माइनस का जो सिंबल है, माइनस का जो साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नीट्यूड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें b वेक्टर दिया गया है, b वेक्टर दिया गया है, ये b वेक्टर है, ठीक है, b वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉ करें, लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉ करें, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये वेक्टर, इसको हम कह सकते हैं, जो अननोन वेक्टर ये है, इस वेक्टर को हम कह सकते हैं माइनस b वेक्टर, माइनस b वेक्टर, ठीक है। यानी क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड b वेक्टर के बराबर होगा। माइनस b का मतलब क्या हुआ? माइनस b वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी b वेक्टर के, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे और देखिए कैसे हम इसको हम बना सकते हैं। चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं, हमें निकालना था a माइनस b। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक वेक्टर a ड्रॉ करते हैं। a वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा a वेक्टर है। अब इसकी टेल से हम b वेक्टर ड्रॉ करेंगे, b वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये b वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। हमें करना क्या है, a माइनस b निकालना है, a प्लस b निकालना होता तो इसी को हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते और इसका जो है वो रिजल्टेंट हम निकाल लेते डायगोनल से, लेकिन हमें निकालना है माइनस b। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी टेल से, इस टेल वाले पॉइंट से जहां पर ये a और b मिल रहे थे, यहीं से हम क्या करेंगे, एक b माइनस b हम ड्रॉ करेंगे। तो माइनस b जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से माइनस b रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगा जो b का है, क्योंकि वेक्टर सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट करनी है। तो इसका तीर का निशान उधर की तरफ था, तो इसका तीर का निशान नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। एरो हेड जो है वो इस दिशा में होगा, डायरेक्शन में थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है, यानी ये O पॉइंट ले लें, तो ये O से लेकर के यहाँ तक का कोई पॉइंट मान लेते हैं। चलिए यहाँ से ये O हो गया, इस पॉइंट को P मान लें, इस पॉइंट को Q मान लें, तो इस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेते हैं OP S मान लेते हैं, ठीक है, S मान लेते हैं। तो ये जो OS है, इस वेक्टर को अगर हम कहें तो ये माइनस b होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको a वेक्टर में माइनस b वेक्टर को जोड़ना है। देखिए ये वेक्टर a है और ये माइनस b वेक्टर है, और इनको हम जोड़ दें। देखिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर माइनस प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, कुछ ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर।
तो ये जो वेक्टर है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब ये भूल जाए कि माइनस बी है कुछ है, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है। ए वेक्टर में ये वाला वेक्टर हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने का प्रोसीजर क्या है कि हम इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ किया और इसके पैरेलल एक वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब ये पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब देखो इसमें दो डायगोनल है, एक डायगोनल एसपी होगा, इसको एम मान लो, कोई पॉइंट मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो डायगोनल हो गया एसपी, अगर हम एस और पी को मिला दें तो ये एक डायगोनल बनता है और एक डायगोनल ओएम बनता है। डेफिनेशन पे जाए तो बाय डेफिनेशन क्या होगा कि जो डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर के जाता होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, ये लाइन, ये वेक्टर यहाँ पर काटता है और ये वेक्टर यहाँ पर काटता है, ये दोनों वेक्टर कहाँ पर मिलते हैं, दोनों की टेल यहाँ पर मिल रही है। उस पॉइंट से होकर के जो डायगोनल जा रहा है उस डायगोनल को हम इसका रिजल्टेंट कहेंगे, यानी कि ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला डायगोनल होगा, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायगोनल रिजल्टेंट है इसको लिखिए यहाँ, ऐसे लिख लीजिए, ये कहलाएगा आर, या इसको आर डैश मान लीजिए आपको अगर सुविधा हो। तो चूंकि आर बराबर इसको प्लस में माना था, तो यहाँ पर इसको चाहो तो आर डैश मान लो, चाहे तो आर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम यहाँ पर आर प्राइम मान लेते हैं, आर प्राइम है, ठीक है, आर प्राइम है। तो जो आर प्राइम होगा, इस आर प्राइम को हम ये लिख सकते हैं कि आर प्राइम इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन एक ही था पूरे वेक्टर का, क्यू से लेकर के एस तक का एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर दीजिए कि P और ये जो A है, A वेक्टर और माइनस B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यानी एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा जो है A वेक्टर और माइनस B वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये हम बात करते हैं कि दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर और B वेक्टर, अगर हम कहते हैं कि अगर r स्क्वायर की बात करते हैं, क्योंकि r जो है r हमने लिया हुआ है a प्लस बी के लिए, तो r इज इक्वल टू क्या होता था, r इज इक्वल टू होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर यहाँ पर r लेते तो, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो थीटा है, यहाँ पर थीटा नहीं है बल्कि एंगल कितना हो गया है, 180 माइनस थीटा हो गया है। तो ये r डैश हो गया है, r की जगह पर r डैश हम लिखेंगे, ठीक है। तो r डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पर इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, a और b में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अभी मैंने कहा था कि जो माइनस बी है, ये माइनस बी का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। एक डायरेक्शन के लिए केवल माइनस साइन लगाया गया है, मैग्नीट्यूड से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस, अब यहाँ एंगल कितना हो गया, एंगल दोनों ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे और इसको अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करिए, देखिए मैं यहाँ ऊपर मिटा देता हूँ।
कैलकुलेट करें तो आर डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 2ab, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 पर नो चेंज नहीं होगा, और 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हो गया 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पर क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा -2ab cos थीटा, -2ab cos थीटा। तो ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। सब्ट्रैक्शन के लिए दो वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्चुअली उन्हें हम ऐड करते हैं, और लेकिन हम उनको सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी के केस में हमारा रिजल्टेंट जो आएगा a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन a एंड b होगा, एंगल बिटवीन a एंड b होगा। और 180 माइनस थीटा किसके बीच का एंगल है, a एंड माइनस b, ठीक है। तो ये था सब्ट्रैक्शन का सवाल। अब इसमें देखो, अगर ये मान लो कि जो क्या कहते हैं कि जो a है, a वेक्टर से और रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है, तो अल्फा एंगल अगर बनाता है तो हम इसमें मान रख सकते हैं। देख ले कैसे क्या होगा। देखो, अगर हम एडिशन वाले में जाए तो क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा होता था, ठीक है। ये कब, एडिशन के केस में, है ना। ये किसके लिए था, फॉर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी के लिए, ठीक है। तो a माइनस बी वाले केस में क्या हो जाएगा, ये जो थीटा है ये रिप्लेस हो जाएगा। बाकी देखिए ये मैग्नीट्यूड है, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू इसको चाहे अल्फा डैश अल्फा प्राइम मान लो तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, अल्फा प्राइम मान लेते हैं। चलिए, तो आप चाहो तो अल्फा मान सकते हो, आप अल्फा प्राइम मान लो। तो अल्फा प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे, साइन 180 माइनस थीटा बटे a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए ये tan अल्फा जो है, tan अल्फा प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा b, और साइन 180 माइनस थीटा, 180 पर नो चेंज होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a, और अभी देखा था ये नेगेटिव है तो माइनस b cos थीटा। तो इस केस में जो है हमारे लिए आंसर अल्फा के लिए, जो अल्फा डैश के लिए आंसर क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। इससे अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो वेक्टर्स का, ठीक है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a, दो वेक्टर्स हैं और दोनों हम सेम वेक्टर ले लेते हैं। चलिए सेम वेक्टर ले लेते हैं, दोनों वेक्टर a है, a वेक्टर एंड a वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो ले लेते हैं 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं। तो अब ये बताइए कि जो है दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a वेक्टर और प्लस a वेक्टर हो गया, a वेक्टर प्लस a वेक्टर हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो वेक्टर एडिशन है,
यहाँ मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड में सब मैग्नीट्यूड आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2a cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बाहर निकल आएगा, 2 + 1 3, तो √3, r इक्वल टू हो जाएगा a√3। इस तरीके से हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 30 डिग्री होता तो √3/2 हो जाता, ठीक है। कोई भी एंगल हो सकता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री होता तो ये 0 हो जाता है, a√2 हो जाता है, यहाँ पर a√2 हो जाता है, 2a² a√2 हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके लिए हम जो क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे वो हम कल अपलोड करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं जरा, पहले एडिशन को समझेंगे। ठीक है, सदिशों का वियोजन हिंदी में कहते हैं वियोजन करना। तो पहले चलो देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास कोई ऐसा वेक्टर होता, एक वेक्टर होता ax वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर होता ay वेक्टर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना था, एक वेक्टर था ax और एक था ay, तो हम क्या करेंगे, दोनों की टेल से टेल को मिला देंगे, ठीक है, टेल से टेल को मिला देंगे, और ये दोनों 90 डिग्री पर है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा = 90 डिग्री है। तो अगर हम बात करें कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या था, r = क्या होगा, r वेक्टर = ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। और अगर मान लो r को हमने a से रिप्रेजेंट किया है, तो a वेक्टर = ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो ये a कहाँ पर होगा, a जो है, a अगर हमें रिजल्टेंट पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसके समांतर यहाँ पर वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसके समांतर यहाँ पर वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर हमने बनाया और एक वेक्टर हमने ये बनाया, ये वाला वेक्टर, और यहाँ से एक हम लाइन खींचेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, और ये वेक्टर जो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर होगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मतलब क्या है और इन वेक्टर्स का मतलब क्या है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स आपने इधर 4 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है, 4 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है। आपने दो फोर्सेस लगा रखे हैं किसी एक बॉडी के ऊपर, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों फोर्सेस को हटा करके हम केवल एक फोर्स लगाना चाहते हैं, लेकिन इम्पैक्ट वही पड़े, यानी उसका प्रभाव वही पड़े जो कि इन दोनों फोर्सेस के कारण पड़ रहा था, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये हो गया 4 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, इन दोनों वेक्टर्स का हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा कहीं पर। हमेशा रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में आता है। अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को हटा दें, इसको हटा दें और इसको हटा दें, केवल एक फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो क्या होगा
कि ये जो है वही काम करेगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स वही काम करेगा, यानी हम ये कह सकते हैं 5 न्यूटन फोर्स जो है वो क्या हो गया, वो एक तरीके से वही काम करेगा जो 3 न्यूटन कर रहे थे और प्लस 4 न्यूटन कर रहे थे। जितना काम 3 न्यूटन और 4 न्यूटन मिल करके कर रहे थे, जितना वर्क ये दो फोर्स मिल करके कर रहे थे, वही अकेला काम ये 5 न्यूटन का फोर्स करेगा। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होगा, किसी जो है वो एंगल पे होगा, जो कि हम 4 न्यूटन से कोई एंगल ले लें या 3 न्यूटन से कोई एंगल लेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये वाले जो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ से। तो वहां से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ये यहाँ पर क्या किया हमने कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्सेस को हटा करके केवल 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो ये कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, यानी ये जो है वो रिजल्टेंट कहलाएगा। अब इसका अगर हम रिवर्स चलें, रिवर्स ये चलें कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फोर्स है जो कि ऑर्थोगोनल नहीं है, या ये कहिए कि जो कि एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में नहीं है, उसके अतिरिक्त किसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपने चूज करी है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन जो आपने चूज करी है, मान लीजिए आपने ऐसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन चूज करी है, ठीक है, ऐसे चूज करी है, तो कोई डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे चूज करी है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन है। चलो हम केवल दो डायरेक्शन एक्स वाई की बात कर लेते हैं। तो एक एक्स डायरेक्शन हो गई, एक वाई डायरेक्शन हो गई। आप इसको एक्स मान रहे हो, बोर्ड के जो इस डायरेक्शन में जा रहा है इसको हॉरिजॉन्टल को आप एक्स मान रहे हो, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसको आप वाई मान रहे हो। तो अगर कोई वेक्टर एक्स या वाई डायरेक्शन में नहीं है, अगर कोई वेक्टर एक्स या वाई डायरेक्शन में नहीं है, अब मान लो फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का फोर्स था और यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर थीटा एंगल पर ये लगा हुआ था फोर्स, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, हम ये चाहते हैं कि इस फोर्स को हम हटा दें, इस 5 न्यूटन के फोर्स को हटा दें और इसके बराबर के प्रभाव वाले दो वेक्टर्स लगा दें। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे कि 5 न्यूटन के फोर्स को हटाएंगे और ये वाले दो फोर्सेस को लगा दें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। यानी इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई फोर्स जो है, कोई फोर्स था, ये R फोर्स था, और ये R फोर्स जो है यहाँ से किसी एंगल पे था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे था, इस फोर्स को हटाएं और इसके प्रभाव के बराबर इसको हम दो भागों में विभाजित कर दें, दो भागों में तोड़ दें, इसको दो भागों में तोड़ दें, और इस प्रकार से तोड़ें कि जो उसका एक भाग है वो x की दिशा में चला जाए और दूसरा भाग y की दिशा में चला जाए, ठीक है। यानी हम यहाँ पर जो फोर्स लगा था इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि एक हिस्सा जो है वो x की दिशा में काम करेगा और एक हिस्सा y की दिशा में काम करेगा, और केवल x और y की दिशा में ही काम करेगा, इसके अतिरिक्त कहीं और पर उसका वेक्टर का कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये जो x और y डायरेक्शन में जो इसके हमने इसके जो पार्ट्स किए हैं, भाग निकाले हैं, इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स, इनको कहते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स का कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट जब मिलते हैं, यानी दो कंपोनेंट को हटाते हैं और उसके प्रभाव के बराबर का कोई वेक्टर लगाते हैं, तो वो रिजल्टेंट कहलाता है। रिजल्टेंट को हटाते हैं और उसके प्रभाव के दो वेक्टर्स लगाते हैं, तो वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर A था, एक वेक्टर A था, और A को आपने क्या किया है कि उसको जो है आपने दो भागों में विभाजित कर दिया है, AX वेक्टर में और AY वेक्टर में, ठीक है। तो अगर हम A को हटा दें तो केवल AX और AY को अगर हम ऐड करेंगे या AX और AY का प्रभाव मिला लें तो उसका प्रभाव उतना ही होगा जितना कि A का अकेले प्रभाव होता था, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ऐसे समझेंगे तो ये हम ये कह सकते हैं कि A = AX + AY है, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं
कि अगर मान लो ये जो हमने ax लिखा हुआ है ax वेक्टर, ये हम x डायरेक्शन ले लें, इसको हम x डायरेक्शन मान लें और इसको अगर हम y डायरेक्शन मान लें, ठीक है, ऊपर परपेंडिकुलर y डायरेक्शन, और इसको ओरिजिन मान लें, ये ओरिजिन मान लें, ठीक है। तो हमें पता है कि x की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लेना हो तो हम हमेशा चूज करते हैं i कैप। i कैप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर ऑफ x डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है i। इसी तरह से y डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो जो j कैप है वो रिप्रेजेंट करता है y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को, ठीक है, y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को j से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम यूनिट वेक्टर यानी ax वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। यानी अगर हम मैग्नीट्यूड को, इसके मैग्नीट्यूड को ax से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ax वेक्टर अपॉन i कैप इज इक्वल टू ax। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ax वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप, ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम चीनी है तो 1 किलोग्राम से उसको डिवाइड करोगे तो 5 यूनिट हो गए, ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 हो गया उसका, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने ये यहाँ पर जो भी वेक्टर था उस वेक्टर को अगर उसके यूनिट से डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा, मैग्नीट्यूड निकल आया तो ax मैग्नीट्यूड हो गया। हमने यहाँ पर क्या माना है कि ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है यानी मॉड ऑफ ax वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने माना है कि ax के बराबर है। तो ax वेक्टर अपॉन i कैप इज इक्वल टू ax हो जाएगा, यानी ax वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ax इज इक्वल टू ax i कैप। ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम देखें तो a y वेक्टर जो है उसको हम ये लिख सकते हैं a y j कैप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो a वेक्टर है इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a x i कैप प्लस a y j, a x i कैप प्लस a y j कैप, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये जो था ये किसी एक प्लेन की बात कर रहे थे, यानी एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे थे, जब हमारे पास केवल एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन है। लेकिन अगर कहीं 3 डायमेंशनल बात हो, यानी 3D की बात हो रही है जहां पर 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड तीनों है, इसको ऐसे समझिए, डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, ये डायरेक्शन हो गई वाई डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई जेड डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हो गई एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन है उसको आप इसी तरीके से दिखाइए, एक्स इधर की तरफ, वाई इधर की तरफ, जेड ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तरीका है अब लिखने का। एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम रोटेट करेंगे, अब इसको अगर हम रोटेट कर दें तो एक्स ये हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो ऐसे सिचुएशन देखिए, ऐसे इसको आप समझिए कि एक जो है ये आपका ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये जेड हो गया, तो ये बाहर की तरफ एक्स डायरेक्शन हो गया। ये उंगली जो हमारी शो कर रही है, अंगूठा जो है वाई की तरफ है और ये जो इंडेक्स फिंगर है जेड की तरफ है, तो ये वाली मिडिल फिंगर बाहर की तरफ होगी, तो ये जेड डायरेक्शन, ऐसे समझ लीजिए। ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है। अब इसको रोटेट कर दीजिए, रोटेट, देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि x, अब इसको रोटेट करेंगे तो y अंदर चला जाएगा। अगर हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे लेके आए तो क्या होगा कि y अंदर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें यही हम लिखते हैं कि z y x को इधर इस डायरेक्शन में और y को इस डायरेक्शन में और z को ऊपर की तरफ दिखते हैं। 3 डायमेंशन की बात करें, 2 डायमेंशन में x इधर और y ऊपर की तरफ, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जानते हैं कि यहाँ पर ये j कैप होता है, इसका जो यूनिट वेक्टर है, इधर की तरफ i कैप होता है और इधर की तरफ k कैप होता है। अब मान लो ऐसी ये डायरेक्शन थी, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और P पॉइंट को अगर उसके ओरिजिन से हम एक कोई रेखा खींचे, एक लाइन खींचे
और ओरिजिन से एक लाइन खींचे, उस लाइन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, जो लाइन खींचते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ये YZ प्लेन में नहीं है बल्कि किसी अन्य प्लेन में है, ठीक है, कोई और प्लेन है, यहाँ पर बीच में कहीं कोई पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट है। और इस पी पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट को O से मिला दें, ओरिजिन से मिला दें, और ये जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को कोई भी पॉइंट अगर है और उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी कि ये जो OP वेक्टर है, इस OP वेक्टर को हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इस OP को अगर हम यहाँ पर स्मॉल r मान लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल स्मॉल r मान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्मॉल r माना जाता है, तो ये r वेक्टर होगा। तो ये जो r वेक्टर होगा, इस r वेक्टर को हम लोग लिखते हैं xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें x की दिशा में मान लीजिए x दूरी चले, ठीक है, x की दिशा में x दूरी चले, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे कि अगर हम इसको r लिखते, r वेक्टर लिखते या a वेक्टर लिखते, अगर हम a वेक्टर ही लिखें, 3 डायमेंशन में इसके समान लिखना है आपको, तो a वेक्टर इक्वल टू ऐसे लिख सकते थे axi कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हमने a को r मान लिया है, तो और ax जो ax है यानी x की दिशा में चली गई दूरी, अगर उसको हम ax की बजाय x ले लें, y की दिशा में चली गई दूरी y हो गई, ay की दिशा में चली गई दूरी y हो गई, और z डायरेक्शन की दिशा में चली गई दूरी z हो गई। यानी क्या क्या हुआ कि अगर से यहाँ पर बैठे तो इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहले x की दिशा में x दूरी चले, फिर y की दिशा में y दूरी चले, फिर z की दिशा में z दूरी चले, और उस पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक है, तो हमें कितना चलना पड़ा, पहले हमें कौन सा वेक्टर फॉलो करना पड़ा, पहले axi वेक्टर हुआ, उसमें हम ayj जोड़ेंगे वेक्टर को, फिर उसके बाद तीसरा वेक्टर azk जोड़ेंगे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, जहां पर ax वेक्टर क्या होगा, axi कैप होगा, ay वेक्टर क्या होगा, ay j कैप होगा, az वेक्टर क्या होगा, az k कैप होगा। ठीक है, और इसमें अगर हम a को हम r मान लें, a को r मान लें, और ax को x माने, ay को y माने, और az को z माने, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं r कैप r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेक्टर फॉर्म में। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड देखिए कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर पैरेललोग्राम ला लगा दें, तो पैरेललोग्राम ला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक वेक्टर ax है और एक ay है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि जो a बनेगा, a वेक्टर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos 90 डिग्री, तो 90 से 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, तो 3 डायमेंशन में जो a होगा, a स्क्वायर नहीं होगा बल्कि a होगा, तो a यहाँ वेक्टर नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेना पूरे का। चलिए, तो a बराबर हो जाएगा 3 डायमेंशन में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, अगर हम इस वाले फॉर्म में लिखते हैं, इस वाले का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड मान निकालें, तो अगर हम ये लिखें कि r वेक्टर इज इक्वल टू है r इंटू r कैप, यहाँ पर r क्या है, मैग्नीट्यूड है r का, और r कैप क्या है, डायरेक्शन है। यानी कि जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है वो r कैप है। ये डायरेक्शन अगर हम ऐसे से इसको आगे बढ़ाएं
तो चूंकि लाइन ऑफ एक्शन अगर होगा तो वहां पर डायरेक्शन तो वही रहेगी चाहे जहां पर निकालें, तो ये डायरेक्शन अगर हम यहाँ पर कहें तो ये क्या है r कैप है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो r की वैल्यू जो होगी r = x² प्लस y² प्लस z², इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा कि अगर कोई एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम x और y कंपोनेंट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये कंपोनेंट कहलाता है x कंपोनेंट, ये कहलाता है y कंपोनेंट। ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल दिया हुआ है तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और दूसरे वाले कंपोनेंट को कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम AH भी लिखते हैं, AH भी लिखते हैं। ठीक है, और ये वाले कंपोनेंट को हम लोग AV लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक, अब अगर हम AH की बात करें तो AH की वैल्यू या AX की वैल्यू कहें या AH कहें तो AH की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये डिग्री, अगर ये मान लीजिए कि इसके बीच में ये A और इसके बीच में थीटा एंगल है, AX और A के बीच में थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, ये बेस कहलाएगा। ठीक है, तो बेस क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। A आपको पता है, ये वैल्यू तो पता नहीं थी, ये वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो? इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो, इसको मिटा दें, ये नोट कर लिया, मिटा दें। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखिए, अब अगर हम बात करें AH की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इधर का जो मैग्नीट्यूड है वो AX मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और AX को अगर हम A से डिवाइड कर दें तो आधार बटे कर्ण हो गया, cos थीटा हो गया, तो AX = हो गया A cos थीटा, AX = A cos थीटा, या अगर AH कहें तो AH बराबर हो गया A cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा A cos थीटा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है ये AB है, तो AB कह लें चाहे AY कह लें, तो AY जो है उस AY बटे A कर दें। ठीक है, AY या AB बटे A कर दें, तो AY बटे A करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, लंब बटे कर्ण हो गया sin थीटा। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि AY = हो जाएगा A sin थीटा। ठीक है, या अगर आपसे कहा जाए वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट A वर्टिकल = हो जाएगा A sin थीटा। इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको ऐसे लिखने का तरीका एक और है, इसको AH भी लिख सकते हो, दूसरा A पैरेलल भी कहते हैं, इसको A पैरेलल कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं A परपेंडिकुलर, A परपेंडिकुलर, इसको A परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे, इसको A पैरेलल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा, तो आप कह सकते हो A पैरेलल, दो ऐसी लाइन बना दीजिए, तो A पैरेलल = A cos थीटा और A परपेंडिकुलर = A sin। तो ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और इसमें 2 डायमेंशन में हमने आपके सारे डेरिवेशन किए हैं। सिमिलरली 3 डायमेंशन में भी यही डेरिवेशंस होंगे, और हम 2 डायमेंशन में आपके हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो या इसको A भी लिखेंगे और AH लिखेंगे, या AX लिखेंगे, AY लिखेंगे, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है जहाँ भी जरूरत पड़े। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो लंबाई अगर हम बात करें
यानी कि ये अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये जो लंबाई है या ये जो डिस्टेंस होगी या दूरी होगी या इसको हम कह लें कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमेशा a sin थीटा, और ये वाला जो होगा कंपोनेंट यानी कि ये जो हिस्सा होगा ये a cos थीटा के बराबर होगा। ध्यान रखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन j कैप है, इसकी डायरेक्शन i कैप, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस लेकर के मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, रिजोल्यूशन की, ये सब करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।